नमस्कार स्टूडेंट्स, आइए आज आपको हम एसएससी जीडी की उसी क्लास में उसी क्रम में, आज थंबनेल पीछे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। सभी को नमस्कार। एसएससी जीडी के स्पेशल बैच एसएससी जीडी का सपना 90 क्लास में अपना ये थीम प्रोसेस के साथ हम बैच चला रहे हैं और आज हम एक स्पेशल एडिशन भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए जल्दी से नीडी स्टूडेंट्स को शेयर कर दीजिए, सभी से कह दीजिए कि आ जाएं और वो क्लास को करें और देखें कि इंडियन ज्योग्राफी में क्या क्या चीज़ है एसएससी जीडी के हिसाब से इम्पोर्टेंट। वैसे तो पूरी ज्योग्राफी डिस्कस करते समय बहुत समय हो सकता है, और जैसे कि पिछली वीडियो में हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी में यूनिवर्स से लेकर महाद्वीप, महासागर और नदी, झील, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सब चीज़ें बताई। तो इसी प्रकार से शॉर्ट में हम भारत के भूगोल को डिस्कस करेंगे। तो चलिए देर नहीं करते हैं, टाइम नोट कर लेते हैं और स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं इंडियन ज्योग्राफी की। इंडियन ज्योग्राफी में आकार और अवस्थिति के बारे में आप समझिए, साइज एंड लोकेशन। सबसे पहले भारत कहाँ स्थित है, क्योंकि देखिए ग्लोब पर जब हम जाते हैं तो ग्लोब पर स्थिति पहचानी जाती है भारत की। तो वहाँ ग्लोब के आधार पर हमने स्थिति बताई है कि हम कहाँ हैं। देखिए ज़रा मैं ये बात करूँ, रेड तो नहीं दिख रहा होगा, चलो ब्लैक ले लेता हूँ या वाइट ले लेते हैं, जो भी आपको सूटेबल लगे। ये देखिए, ये मान के चलिए पूरी पृथ्वी है, ऐसे से इसको गोलार्धों में बांट दिया गया। ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया, ठीक है। और यहाँ से एक और पार्ट कर दें तो ये इधर वाला पार्ट जो है ये ईस्ट हो गया और ये इधर वाला पार्ट वेस्ट हो गया, पश्चिम, ठीक है। अब देखिए भारत का क्षेत्रफल, पहले भारत के क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। 32,87,200 वर्ग किलोमीटर है। भारत का अक्षांशीय विस्तार, अक्षांश कैसे होते हैं, ऐसे ऐसे पड़े होते हैं। अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 नॉर्थ से, यानी यहाँ माने चलिए ये 0 डिग्री अक्षांश है तो इससे 8 डिग्री अक्षांश ऊपर, 8 डिग्री अक्षांश 4 से नॉर्थ में है ना, और 37 डिग्री 6 नॉर्थ तक भारत का विस्तार है। आप समझिए हम हैं कहाँ, हम इस पार्ट में हुए, इसमें अभी इसके अनुसार हम ऊपर हैं, इस भूमध्य रेखा से हम ऊपर हैं 8 पर, और 23.5 पर देखिए 23.5 पर कर्क रेखा जाती है। 23.5 पर कर्क जाती है तो 8 से हम 37 के बीच में हैं, तो हमारे कहीं ना कहीं बीच से कौन सी रेखा जाती है, कर्क रेखा जाती है। हमारे बीच से कौन सी रेखा जाती है, कर्क रेखा जाती है। तो आप समझिए कर्क रेखा हमारे बीच से होकर जा रही है। अब इसके बाद उन्होंने कहा 68 डिग्री 7 पूर्व से, यानी पूर्व में ये तो हो गई यहाँ से, और यहाँ से 68 डिग्री 7, तो मतलब करीब हम यहाँ की स्थिति पर बैठेंगे, और 97 डिग्री 25 पूर्व तक हम विस्तारित हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे हमारा ये जो विस्तार है वो इस क्षेत्र में हमारा विस्तार पाया जाएगा कि उत्तर पूर्वी, ठीक है ना, उत्तर पूर्वी गोलार्धों में हम स्थित हैं। इसकी उत्तर ने से दक्षिण तक के, उत्तर से, अरे ये क्या लिख दिया, उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर तथा पश्चिम से पूर्व की लंबाई 2933 किलोमीटर लंबाई है भारत की। तो ये भारत का आपने लोकेशन एंड साइज समझा, 3214 किलोमीटर तथा पश्चिम से पूर्व की लंबाई 2933 किलोमीटर की लंबाई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब देखिए भारत के 4 बिंदु हैं, भारत के क्या हैं, 4 बिंदु हैं। देखो आप यहाँ कहीं बात करेंगे 4 बिंदुओं में, सबसे पहले उत्तरतम बिंदु, द नॉर्थेस्ट मोस्ट पॉइंट, ठीक है। नॉर्थ में सबसे लास्ट पॉइंट क्या है वो आपको बताना है। तो नॉर्थ में जम्मू कश्मीर में कोई पॉइंट होगा, देखो यहाँ कहीं, यहाँ। तो ये जो है ये सियाचिन ग्लेशियर पर, किस पर, सियाचिन हिमनद पर, ग्लेशियर को हिंदी में क्या कहते हैं, हिमनद। सियाचिन ग्लेशियर पर एक पॉइंट है इंदिरा कॉल के नाम से। हम उस पॉइंट को क्या जानते हैं, जम्मू कश्मीर में है सियाचिन हिमनद, आप जब भी जानते हैं। तो हम उसको क्या कहते हैं, इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल जो है वो सबसे उत्तरतम पॉइंट है भारत का, जो जम्मू कश्मीर के सियाचिन हिमनद में है। इसके बाद दक्षिणतम बिंदु पर आइए। दक्षिणतम बिंदु देखिए, दक्षिणतम बिंदु इधर आएंगे हम, तमिलनाडु के बिल्कुल लास्ट, कन्याकुमारी। अब आप कह रहे होंगे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह और ये बेटा यहाँ है, ये कहाँ है,
इस क्षेत्र में है, इस क्षेत्र में है वो, क्योंकि यहाँ तो श्रीलंका लटकेगा, तो इस क्षेत्र में है वो, ठीक है ना। तो दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? तमिलनाडु का, कौन सा? तमिलनाडु का कन्याकुमारी में, ठीक है, तमिलनाडु के कन्याकुमारी में इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट जो है हमारा दक्षिणतम बिंदु है, बिल्कुल दक्षिणतम। बात करते हैं हम पूर्वतम बिंदु की। पूर्वतम बिंदु पर आइए, तो पूर्वतम बिंदु पर हम बात करेंगे। पहले तो यहाँ कर लें। देखिए पूर्वतम बिंदु आप देख रहे होंगे कि यहाँ अरुणाचल प्रदेश हमारा लास्ट है, अरुणाचल प्रदेश हमारा लास्ट कर रहा है, तो अरुणाचल प्रदेश में ही हमारा पूर्वतम बिंदु होगा। अरुणाचल प्रदेश का लाहित जिला है, लाहित जिला, लाहित जिला का एक शहर है वालांगू। वालांगू हमारा पूर्वतम बिंदु है। इसको किबित वालांगू में भी क्या है? किबित में हमारा ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, पूर्वतम बिंदु है। पूर्व में हम सबसे लास्ट अरुणाचल प्रदेश के लाहित जिले के वालांगू यानी किबित में लास्ट करते हैं। इसके बाद पश्चिमतम बिंदु में आ रहे हैं हम। पश्चिमतम बिंदु आप सोच रहे होंगे मैं थोड़ा छिप जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। देखिए पश्चिमतम बिंदु आ रहा है ये गुजरात का, गुजरात का पश्चिमतम बिंदु होगा। कौन सा होगा? गौरमाटा। पश्चिमतम बिंदु क्या है? गौरमाटा जो है पश्चिमतम बिंदु है। इस सर क्रीक लाइन भी यहाँ से खींची गई है, सर क्रीक पॉइंट को भी हम कभी कभी दक्षिणतम बिंदु कह देते हैं। गौरमाटा, गौरमाटा जो है लास्ट बिंदु है, गौरमाटा। अंतिम बिंदु जो हमारा पश्चिम में जो अंतिम बिंदु है वो है गौरमाटा। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को हो रही हो तो बताइए। गौरमाटा यानी सर क्रीक पॉइंट को, सर क्रीक लाइन को हम पश्चिमतम बिंदु मानते हैं। वालांगू किबित को हम पूर्वतम का बिंदु मानते हैं, पूर्वतम बिंदु। दक्षिणतम बिंदु तमिलनाडु के कन्याकुमारी में इंदिरा पॉइंट, और उत्तरतम बिंदु जो नॉर्थन मोस्ट पॉइंट है हमारा वो सियाचिन हिमनद का इंदिरा कॉल नॉर्थन पॉइंट है, उत्तरी भाग में है, जहाँ सियाचिन ग्लेशियर में आप बात कर रहे होते हैं। तो चलिए ये चीज़ें आपने चारों पॉइंट भारत के जान लिए कि चार लास्ट पॉइंट क्या है, बिल्कुल लास्ट, तो वो आपने जान लिया। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? कोई किसी को कोई दिक्कत? चलिए अगला देखिए। आगे कुछ टेबल आपको दी हुई है, जरा उस टेबल को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे। देश के नाम दिए हुए हैं सीमा से लगे। भारत की सीमा देशों के साथ कितने कितने किलोमीटर पर हम साझा करते हैं वो हमारा जो है लगे हुए हैं देश का नाम, और सीमा से लगे भारतीय राज्य। अच्छा कलर चेंज कर लेते हैं। देश का नाम, सीमा से लगे भारतीय राज्य, और लंबाई किलोमीटर में कितनी है ये आपको पहचानना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पेपर ने पूछा है, कई बार क्या हर बार सा ही लगभग एक पेपर में पूछ लेता है, हर बार पेपर में पूछ लेता है। तो अफगानिस्तान पहला, इसको ब्लैक कर लेते हैं कलर। अफगानिस्तान पहला देश, जम्मू कश्मीर पीओके हमारे इससे लगी हुई है, 80 किलोमीटर की ये जो है दूरी साझा करता है, सीमा साझा करता है। दूसरा देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश से भारत के कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं? असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। 1 2 3 4 5 राज्य हमारे बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं और 4096 किलोमीटर की लंबाई साझा करते हैं। तीसरा देश हमारा पड़ोसी भूटान देश हमने लिया है। भूटान को कौन कौन देश राज्य हमारे लगे हुए हैं? अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। 1 2 3 4 राज्य हमारे भूटान से लगे हुए हैं। और कितनी साझा करते हैं हम सीमा? 587 किलोमीटर की सीमा हम इस भूटान देश के साथ हमारे भारतीय राज्य साझा करते हैं। इसके बाद चाइना, चीन के साथ कौन कौन हमारे साझा करता है? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम और उत्तराखंड, ये राज्य जो है चाइना के साथ सीमा साझा करते हैं। तो 1 2 3 4 5 और जम्मू कश्मीर को अब राज्य ना लेकर अलग अलग लें तो 4 राज्य, 1 2 3 4 राज्य और 2 टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी। तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 स्टेट प्लस 2 यूटी। ठीक है। और कितनी साझा करती है सीमा? 3917 किलोमीटर की सीमा को
हम भारत चाइना के साथ साझा करते हैं, बॉर्डर को साझा करते हैं। तो इस बात को आप समझिए। म्यांमार 5वां देश, आईटीबीपी आप खूब नाम सुने हैं। म्यांमार, इंडियन तिब्बत ये सुना है ना। अब आइए अगली उस पर, म्यांमार। म्यांमार में कौन कौन से देश लगे हुए हैं? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड। 1 2 3 4 राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। और कितनी सीमा साझा करते हैं? 1458 किलोमीटर, 1458 किलोमीटर की सीमा को साझा करते हैं। इसके बाद छठा देश जो है हमारा पड़ोसी नेपाल है, और नेपाल के साथ बिहार, सिक्किम, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल। 1 2 3 4 5 राज्य इसके साथ सीमा साझा करते हैं। और कितनी सीमा साझा करते हैं? 1752 किलोमीटर की सीमा को हम इसके साथ साझा करते हैं। इसके बाद 7वां देश जो है हमारा पड़ोसी, मक्कार भी है, पाकिस्तान। ससुरा कुछ से कुछ भी करता रहता है, ऐसे ही तो कहते हैं आप, कुछ से कुछ। तो पाकिस्तान, और पाकिस्तान से लगे राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात है, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान। 1 2 3 4 राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। और 3310 किलोमीटर की हम सीमा साझा करते हैं। किसके साथ? पाकिस्तान के साथ हम इतने किलोमीटर की सीमा को साझा करते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, हमें सीमा साझा पता चल गई, कितने सीमा को हम साझा करते हैं ये पता चल गया। आगे पढ़ लीजिए, आगे क्या है वो समझिए। एसएससी जीडी है, जैसे कि आपको सीमा सुरक्षा की जिम्मेदारी होगी, तो हमने एक नई चीज़ों को इसमें इंक्लूड किया। भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं क्या कहलाती हैं? इंटरनेशनल बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ इंडिया क्या है? जो इंडिया के साथ जो देश लगे हुए हैं उन बॉर्डरों के कुछ नाम दिए गए, सीमाओं के कुछ नाम दिए गए। उन सीमाओं के नामों को हमने बारी बारी से लिखा है। पहला वाघा बॉर्डर पंजाब में है, भारत और पाकिस्तान की सीमा यहाँ साझा होती है। पहला वाघा बॉर्डर पंजाब राज्य में भारत और पाकिस्तान की सीमा होती है। दूसरा बॉर्डर जो है मोरहे मणिपुर में है, और भारत और म्यांमार की सीमा साझा होती है। मोरहे मणिपुर की बॉर्डर है, मणिपुर में है। मोरहे बॉर्डर है भारत और म्यांमार का। इसके बाद तीसरी सीमा जो साझा होती है नाथुला पास, हम इसको क्या कहते हैं? नाथुला पास, जो सिक्किम में है। और भारत और चीन की सीमा जो है यहाँ लगती है। भारत और चीन का जो बॉर्डर है यहाँ है नाथुला पास के नाम से। लोंगेवाला राजस्थान, लोंगेवाला राजस्थान बॉर्डर का नाम है, और भारत पाकिस्तान का यह बॉर्डर लगता है। और राजस्थान आपके स्टेट में ये लोंगेवाला बॉर्डर है। इसके बाद पांचवा दाव की तामीबल। दाव की तामीबल मेघालय में है, और भारत और बांग्लादेश सीमा को साझा करते हैं। दाव की तामीबल समझिए ध्यान से, दाव की तामीबल मेघालय और भारत और बांग्लादेश सीमा साझा करते हैं। इसके बाद छठी जो सीमा है कच्छ का रण गुजरात में, भारत पाकिस्तान का बॉर्डर यहाँ लगता है कच्छ के रण में गुजरात में। इसके बाद पेंगोंग झील, पेंगोंग झील जो बेटा लद्दाख में है, ठीक है। यूनियन टेरिटरी घोषित हो गया है, पहले जम्मू कश्मीर का हिस्सा था लद्दाख, अब यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया गया है। और भारत और चाइना की सीमा लगती है पेंगोंग झील, ये समझिए ज़रा। और यहीं वो विवादित क्षेत्र था जो चाइना के साथ अभी विवाद हो रहा था। आप विवादों में नहीं पढ़ेंगे, आप केवल पढ़ेंगे सोनौली सीमा। आठवां जो बॉर्डर है वो सोनौली सीमा है उत्तर प्रदेश का, जो भारत और नेपाल के साथ सीमा को साझा करता है, बॉर्डर को साझा करता है। सोनौली सीमा उत्तर प्रदेश, भारत और नेपाल की सीमाएं आपस में हैं। इसके बाद धनुषकोडी तमिलनाडु में है। धनुषकोडी भारत और श्रीलंका की सीमा को साझा करता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है भारत और श्रीलंका की, जिसको हम धनुषकोडी के नाम से जानते हैं। तमिलनाडु स्टेट में ये सीमा है। इसके बाद जयगांव पश्चिम बंगाल में है। जयगांव कहाँ है? पश्चिम बंगाल का एक गांव है, और जहां भारत और भूटान की सीमा साझा होती है। तो ये कुछ 10 करके सीमाएं हैं जो इंटरनेशनल सीमाएं, जिनके नाम हमने रख दिए हैं। उन सीमाओं के नाम ये इस प्रकार से हैं। तो ये एसएससी जीडी में स्पेशली पूछ लिया जाता है, तो इसलिए हमने उसको टॉपिक को भी आपके साथ साझा किया है। तो कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी आपको, कोई एजिटेशन नहीं हो रही होगी, बड़े आराम से आप प्यार से पढ़ रहे होंगे। नेक्स्ट, अब पढ़िए होंगे। चलिए बताइए पर्वत श्रृंखलाएं। अब हम भारत की पर्वत श्रृंखलाओं के पढ़ेंगे। द माउंटेन रेंज। भारत में पर्वतों का विस्तार 2400 किलोमीटर से अधिक है।
देखिए भारत में जो पर्वतों का विस्तार पाया जाता है वो कितना है, 2400 किलोमीटर से मोर, प्लस 2400 किलोमीटर, ऐसे लिखा होता है ना, प्लस 2400 किलोमीटर। भारत की 7 पर्वत श्रृंखलाएं निम्न प्रकार हैं। भारत में कितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं? 7 पर्वत श्रृंखलाएं भारत में मुख्यतः पाई जाती हैं। तो उन 7 के नाम कौन कौन से? हिमालय, सब वाकिफ है हिमालय से, किसी को कोई ऐसा नहीं होगा जिसको हिमालय समझ नहीं आता हो। इसके बाद पटकी और अन्य श्रृंखलाएं भारत की उत्तरी और उत्तरी पूर्वी सीमाओं बनाती हैं। ध्यान दीजिए, हिमालय तो है ही उत्तरी सीमा का प्रहरी, पटकी और अन्य श्रृंखलाएं हैं जो भारत की उत्तरी और उत्तरी पूर्वी सीमाओं का निर्धारण करती हैं। इसके बाद विंध्याचल जो इंडो गैंगेटिक मैदान को दक्षिण के पठार से अलग करती है। विंध्याचल मतलब दक्षिण भारत के वो है। इसके बाद सतपुड़ा है, सभी आप वाकिफ है सतपुड़ा से। अरावली आप बहुत अच्छे से जानते हैं, दिल्ली तक भी फैला है। सह्याद्री जो पश्चिमी तटीय मैदान के पूर्वी किनारों को ढकती है। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला है जो पश्चिमी तटीय, पश्चिम तट, मुंबई से नीचे को पश्चिम तट खूब वाकिफ है। सबसे ज़्यादा ज्वार भाटा हमारे पश्चिम तट में ही आते हैं। और उसकी एक पर्वत श्रृंखला है सह्याद्री, और इसके बाद पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला। ये 7 प्रकार की पर्वत श्रृंखलाएँ भारत में फैली हुई हैं, विस्तारित हैं। 2400 प्लस किलोमीटर से अधिक का जो है ये स्थान लिए हुए हैं। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। और मैं हमेशा से कहता हूँ, जितना आप पर डे भारत को जानेंगे, जितना आप ज्योग्राफी को रोजाना पढ़ेंगे, उतना ही ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। प्रॉब्लम पता है आपको क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आप कंटिन्यूटी के साथ नहीं पढ़ते। जब आप मैथ पढ़ रहे होते हैं तो मैथ ही मैथ पढ़ रहे होते हैं, जब आप ज्योग्राफी पढ़ने बैठते हैं तो ज्योग्राफी। मैं कहता हूँ हर रोज़ थोड़ा थोड़ा करके कहिए। चलिए, भारत के भौगोलिक अतिरेक, भारत के कुछ ऐसे स्थान जिनके बारे में पढ़ना जरूरी है वो देखिए। अधिकतम तापमान वाला स्थान बरियावाली जिला बीकानेर में 56 डिग्री सेल्सियस तापमान 5 जून 1991 को रिकॉर्ड किया गया। आज तक का रिकॉर्ड बरकरार है। बरियावाली जिला बीकानेर 56 डिग्री सेल्सियस 5 जून 1991 को रिकॉर्ड किया गया, सर्वाधिक तापमान वाला स्थान। अब याद रखेंगे बरियावाली जिला बीकानेर। सबसे ठंडा स्थान, कोल्डेस्ट प्लेस, दरान लद्दाख जम्मू कश्मीर और माइनस के 45 डिग्री तक टेम्परेचर यहाँ जाता है। कितना जाता है? माइनस के 45 डिग्री टेम्परेचर यहाँ जाता है। सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मौसिनराम, ठीक है, मेघालय में है। और औसत वार्षिक वर्षा लगभग 11,875 मिलीमीटर वर्षा होती है। बेटा आपके यहाँ 10-20 मिलीमीटर वर्षा हो जाए ना, 1 सेंटीमीटर वर्षा भी नहीं जलती। और यहाँ कितना, 10 से भाग लगाइए, कितने सेंटीमीटर होगी? मीटर में 1000 से भाग लगाइए, इतने मीटर तक पानी। मतलब ये नापिए, आयतन नापिए वर्षा निकालने का। आप समझिए कि कितनी वर्षा वहाँ होती है। सबसे ऊंचा शिखर, भारत का सबसे ऊंचा शिखर K2। जम्मू कश्मीर सबसे लंबी नदी, जम्मू कश्मीर में, अच्छा ये हो गया उल्टा पुल्टा। K2 है जो जम्मू कश्मीर में है, POK में है। पाकिस्तान अपना दावा ठोक रहा है, हम अपना ठोक रहे हैं। सबसे लंबी नदी गंगा, पता ही है, 2510 किलोमीटर बनाती है। बेसिन जो है इतने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, बेसिन बनाती है गंगा। और देखिए उत्तर भारत की ज़्यादातर नदियाँ बेसिन बनाती हैं, दक्षिण भारत की नदियाँ जो है उल्टा बह रही हैं, वो बेसिन नहीं बनाती हैं। ठीक है, तो 2510 किलोमीटर लंबी नदी है गंगा, भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा, क्योंकि ब्रह्मपुत्र को हम अपनी नहीं कह सकते, थोड़ा सा भाग हमारे यहाँ बहता है। इसके बाद और पढ़ो क्या है, सबसे बड़ा नदिया द्वीप देखिए, सबसे बड़ा नदिया द्वीप है माजुली। ब्रह्मपुत्र नदी में इस द्वीप का क्षेत्रफल का लगभग 1500 वर्ग किलोमीटर है। माजुली जो द्वीप है वो ब्रह्मपुत्र नदी में, इस द्वीप का क्षेत्रफल लगभग 1500 वर्ग किलोमीटर है। चलिए आगे पढ़िए। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल सबको पता है, थार का मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा है। दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा का, क्षेत्रफल लगभग 2,59,000 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद सबसे ऊंचा जलप्रपात पढ़िए। सबसे ऊंचा जलप्रपात हमारा शरावती नदी पर अवस्थित है, शरावती नदी पर है। जोग जलप्रपात उसको कहते हैं, जिसकी ऊंचाई 253 मीटर की ऊंचाई से यहाँ जल गिरता है। 253 मीटर ऊंचा जोग जलप्रपात, इसको फोकस करिए। जोग जलप्रपात किस नदी पर है? शरावती नदी पर।
ठीक है। सबसे लंबी तटीय रेखा का राज्य कौन सा है? सबसे लंबी तटीय रेखा जो जल के साथ रेखा बनाते हैं, तट बनाते हैं, वो गुजरात है। तट की लंबाई 1600 किलोमीटर है। तट की लंबाई कितनी है? 1600 किलोमीटर। सबसे लंबा समुद्र तट बीच जो बनाता है समुद्र के साथ, वो मैरीना बीच है चेन्नई का। इस बीच की लंबाई लगभग 13 किलोमीटर है। विश्व के सबसे लंबे बीचों में से एक माना जाता है। कौन सा? मैरीना बीच। कहाँ है? चेन्नई। चेन्नई सुपर किंग्स, सब जानते हैं ना चेन्नई सुपर किंग्स को? चलिए जान जाइए, महेंद्र सिंह धोनी। तो मैरीना बीच जो है 13 किलोमीटर लंबाई धारण करता है। विश्व के कुछ चुनिंदा बीचों में से वो बीच है लंबाई के हिसाब से। अब देखिए, सबसे बड़े खारे लवणीय जल की झील, अब भारत की बात करेंगे क्योंकि हम विश्व की तो बात कर चुके हैं पहली वीडियो में। सबसे बड़ी खारे लवणीय जल की झील जो है उड़ीसा की चिल्का झील है। उड़ीसा की चिल्का झील, जिसका क्षेत्रफल लगभग 916 वर्ग किलोमीटर है। सबसे लंबी सुरंग के बारे में आप पढ़ेंगे। सबसे लंबी सुरंग क्या है वो जानिए। सबसे लंबी सुरंग है चेनानी नासरी सुरंग। क्या नाम है? चेनानी नासरी सुरंग। चेनानी नासरी नाम है उसका, ध्यान से समझ लीजिए, जिसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर की है। इतनी लंबी सुरंग है। यह सुरंग जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय मार्ग पर स्थित है। जो जम्मू से श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग है उस पर ये चेनानी नासिर सुरंग है जो 9.2 किलोमीटर लंबी है। इसके बाद सबसे लंबी नहर की बात करिए, इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर जिसकी लंबाई 682 किलोमीटर है। और देखिए, इंदिरा गांधी नहर इसलिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि राजस्थान के सूखे को कम करने के लिए इंदिरा गांधी नहर आवश्यक थी, जिसका निर्माण करा के राजस्थान को बहुत लाभ दिया गया। सबसे ऊंचा बांध भांगड़ा नागल बांध है जो सतलज नदी पर बनाए गए हैं। इस बांध की ऊंचाई 226 मीटर है। इस बांध की ऊंचाई 226 मीटर है। बताया ये जाता है इतना यहाँ जल शक्ति है कि अगर ये बांध टूट जाए तो पंजाब के साथ साथ हरियाणा, यूपी, दिल्ली ये सब बह जाएंगे। चलिए, पूर्ण रूप से हिमालय पर्वत में अवस्थित राज्य कौन सा है जो हिमालय पर्वत की गोद में हो? ऐसा कौन सा राज्य है? तो हिमाचल प्रदेश और सिक्किम, दो राज्य ऐसे हैं जो पूर्ण रूप से हिमालय पर्वत की गोद में हैं। हिमालय पर्वत की गोद में है हिमाचल प्रदेश और सिक्किम। ये दो राज्य ऐसे हैं जो हिमाचल प्रदेश और सिक्किम जो पूर्ण रूप से हिमालय की गोद में है। देखिए कितना सुंदर भारत है कि जहाँ उष्णकटिबंधीय वन भी मिलते हैं और जहाँ हिमालय जैसी बर्फ भी मिलती है। ठीक है ना? चलिए आगे पढ़िए। इसके बाद आगे बढ़ें। आंशिक रूप से हिमालय पर्वत में अवस्थित राज्य है। आंशिक रूप मतलब थोड़ा सा हिमालय में, थोड़े से नहीं है। तो कौन है? असम है, जम्मू कश्मीर है तथा उत्तराखंड है, जिनका कुछ भाग हिमालय की गोद में है, कुछ भाग हिमालय की गोद से बाहर है। अब हमने कुछ सीमाओं के बारे में नाम लिखे हैं। भारत और पाकिस्तान की सीमा का नाम है रेड क्लिफ। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा का नाम है डूरंड रेखा। कौन सा है? डूरंड रेखा। 10 डिग्री चैनल, यह जलसंधि अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करती है, 10 डिग्री चैनल। और ग्रेट चैनल, यह लघु अंडमान को दक्षिण अंडमान से अलग करती है। क्लियर है? और चीन और भारत के बीच की रेखा मैकमोहन रेखा। पढ़ते हैं ना, भारत और चीन के बीच की रेखा क्या है? मैकमोहन रेखा। चलिए आगे बढ़िए। हिमाचल अथवा हिमाद्री हिमालय पर्वत के भाग हैं। हिमालय पर्वत को निम्न 4 समानांतर भागों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1, हिमालय पर्वत बांटा गया है तैतीस, तिब्बती अथवा पार हिमालय। ट्रांस हिमालय जिसको कहते हैं, दीर्घ हिमालय पार। इन पर्वतमालाओं की चौड़ाई लगभग 40 किलोमीटर है। इसकी ऊंचाई 3000 मीटर से लेकर 4000 मीटर तक है। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ते चले जाना है। आंतरिक दीर्घ अथवा वृहद हिमालय, हिमालय का यह भाग ग्रेनाइट एवं नीस का बना हुआ है। ग्रेनाइट और नीस दोनों ही महत्वपूर्ण धातु तो नहीं कहेंगे, दोनों ही बेहतरीन रूपांतरित शैल हैं। इसकी चौड़ाई लगभग 50 किलोमीटर है। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर से अधिक ऊंचे हैं। आंतरिक और ट्रांस हिमालय, वो वृहद हिमालय। तो ये समझिए कि ग्रेनाइट और नीस का बना हुआ है। लघु हिमालय, लघु हिमालय पढ़िए। लघु हिमालय किसको कहते हैं? लघु हिमालय की चौड़ाई लगभग 80 किलोमीटर है लघु हिमालय। और बाह्य हिमालय अथवा शिवालिक हिमालय,
ठीक है। अब आपसे ये पूछ लिया जाए कि एवरेस्ट किस में आता है, तो वो आता है इससे पहले वृद्ध हिमालय में, दूसरे नंबर पार्ट में। यह पर्वतमाला टर्सिप युग के चट्टानों से बनी हुई है। पश्चिम से पूर्व की ओर 2400 किलोमीटर तक फैले शिवालिक को 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 1300 मीटर के आसपास है। इस शिवालिक पर्वत को, जिसको हम बात कर रहे हैं, ये बाह्य हिमालय है, यानी हिमालय का बाहरी भाग माना जाता है। 10 से 50 किलोमीटर तथा 1300 मीटर ऊंचाई के आसपास इसकी ऊंचाई मानी जाती है। तो एवरेस्ट किस में आता है? सेकंड वाले भाग में। चलिए आगे बढ़िए। हिमालय पर्वत का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो कुछ कारण है। हिमालय पर्वत का भारतीय समाज पर जो प्रभाव पड़ता है, उन प्रभावों के बारे में आप पढ़ लीजिए। देखिए, हिमालय पर्वत का सबसे पहले हमारे यहाँ की जलवायु पर प्रभाव होता है कि हमारे यहाँ की जो इस तरह की जलवायु मिलती है, तो वो किसकी वजह से मिल रही है? हिमालय की वजह से मिल रही है। अगर वरना हम रेगिस्तान बन जाते, क्योंकि इधर से जो पश्चिम बंगाल की खाड़ी से सागर उठता, वो जो बादल उठते वो भी पार निकल जाते, और जो इधर से बादल उठता वो भी पार निकल जाते। अब हमारे यहाँ लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है, यानी वहाँ तक वर्षा हिमालय से टकरा कर हमारी चीज़ें लौटती हैं और लौटता हुआ मानसून वर्षा करता है, वरना वो पार निकल जाता तो यहाँ जो है सूखा पड़ने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। उष्णकटिबंधीय जलवायु हमारे यहाँ की हो जाती है, और उष्णकटिबंधीय जलवायु में सब आपको पता ही है उष्णकटिबंध में कैसे होते। सदानीरा नदियाँ जो हमारे यहाँ हैं, सदानीरा नदियाँ किसको कहते हैं? जिनमें वर्ष भर पानी बना रहे, सदाबहार नदियाँ जिनको हम कहते हैं, सदाबहार नदियाँ। ठीक है, सदाबहार नदियाँ हमारे यहाँ इस जो हिमालय पर्वत से नदियाँ निकली हैं वो हमेशा से सदाबहार नदियाँ हैं। उपजाऊ भूमि का निर्माण भी हिमालय पर्वत की वजह से हो रहा है। वन संपदा इतनी ज़्यादा है हिमालय पर्वत में कि हम उस वन संपदा का समुचित रूप से उपयोग भी नहीं कर पा रहे हैं, और पन बिजली की जो संभावना है वो हिमालय पर्वत में बहुत आ जाते हैं। तो भारतीय समाज पर एक विस्तृत प्रभाव ये रखता है। और प्रभाव कारण सुन लीजिए। पन बिजली हम पहले ही बता चुके। सुरक्षा, हमें इधर की सीमा को सुरक्षित रखने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हिमालय की कठिन परिस्थितियों को पार करके दुश्मन का आना इम्पॉसिबल है। खनिज संपदा यहाँ भरमार है, जैसे बताया ना, वृद्ध हिमालय किसका बना था? ग्रेस और नीस और ग्रेनाइट का बना हुआ था। तो खनिज संपदा यहाँ भरपूर है। और पर्यटन स्थल, हमारा हिमाचल प्रदेश और सिक्किम पर्यटक स्थल बने हुए हैं। उत्तराखंड पर्यटक स्थल है, असम पर्यटक स्थल है। इनमें जो पर्यटक स्थल है वो सब हिमालय की देन है। धार्मिक स्थल भी हिमालय की गोद में है। देवगंगा, अलकनंदा, प्रयाग, देवप्रयाग, कितने ही ऐसे हिमाचल प्रदेश के कितने ही मंदिर और धार्मिक स्थल हिमालय के इस पर्वत श्रृंखला में हैं। इसके बाद अल्पाइन चारागाह, और यहाँ जो है चारागाह भी विशेष पाए जाते हैं, जहाँ पशुपालन को विशेष महत्व मिलता है। और अनुसूचित जनजातियों की संस्कृति का गवाह हमारा हिमालय पर्वत रहा है। अनुसूचित जनजाति, आदिवासी समुदाय, आदिवासी जनजातियाँ, इनकी संस्कृति जो है हिमालय में के पर्वत में खूब फली फूली है। प्रकृति से प्रेम करने वाले लोग अक्सर वहाँ मिल जाया करते हैं। चलिए कुछ आगे चीज़ें, कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। भारत की मुख्य पर्वत श्रृंखलाएँ, उनके ऊँचे शिखरों की हम बात करेंगे। चलिए, माउंटेन रेंज एंड हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, यहाँ तक आप पढ़ के आए। और मैं हमेशा से कहता हूँ आप नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। नोट्स बनाना अगर आपने स्टार्ट कर दिया तो आपको कोई दिक्कत, कोई हेजिटेशन नहीं होगी। और हमेशा से मैं कहता हूँ व्हाट्सएप का आप इस्तेमाल अच्छे के लिए करिए। और जो आपकी माइनर मिस्टेक्स हैं, जो आपको याद नहीं हो रही हैं, जो आपको नोट्स ऐसे डालने हैं, उसको आप व्हाट्सएप पर लगातार डालते रहिए। ग्रुप बनाइए, दूसरे को बाहर कर दिए, ग्रुप तुम्हारा, तुम्हारे बाप का, और उसमें क्या करें आप, उसमें आप अपनी माइनर मिस्टेक्स, सिली मिस्टेक्स को लिखते रहिए। चलिए चर्चा करते हैं। भारत का सबसे ऊंचा शिखर K2 गॉडविन ऑस्टिन 8611 मीटर ऊंचा है। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा शिखर गॉडविन ऑस्टिन। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, अरावली पर्वत राजस्थान से होते हुए दिल्ली तक है। आप लगा लीजिए, ऐसे ऐसे घुमा हुआ है। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर माउंट आबू है। गुरु शिखर है जो माउंट आबू पर्वत पर है, 1722 मीटर ऊंची है अरावली। सतपुड़ा का सबसे ऊंचा शिखर धूपगढ़ महादेव श्रृंखला में धूपगढ़ है, चोटी है 1350 मीटर ऊंची। ये चोटी सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची है। पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर तथा दक्षिण के प्रायद्वीपीय
का ये सबसे ऊंचा शिखर माना जाता है। दक्षिण के प्रायद्वीप का और पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा ये शिखर माना जाता है। ठीक है, सबसे ऊंचा शिखर है अनायमुदी। अच्छा ये नहीं, ये तो धूपगढ़ नहीं है, ये माना जाएगा। सबसे ऊंचा शिखर जो माना जाता है पश्चिमी घाट और उसका, वो अनाईमुदी माना जाता है 2695 मीटर का। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर जो है देवी मुंडा ओडिशा का 1598 मीटर ऊंचा माना जाएगा। इसके बाद नीलगिरी पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर बेटा कहा जाएगा डोडा बेट्टा। ये समझिए, ये कई बार क्वेश्चन एसएससी ने पूछा है। नीलगिरी पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर है डोडा बेट्टा, 2636 मीटर की इसकी ऊंचाई है। तो आप विशेष फोकस करेंगे, आईएमपी लिख सकते हैं आप इसको। ठीक है, इसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा शिखर है सैंडल पीक। सैंडल पीक 737 मीटर ऊंची है सैंडल पीक। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा शिखर है कांगटू, 4740 मीटर, भूटान के निकट है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा शिखर कांगटू जो 4740 किलोमीटर है, जो भूटान के बिल्कुल नज़दीक है। ठीक है जी, तो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को हो रही हो तो बताइए, और जहाँ तक मैं समझता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ें, बढ़िए आगे। देखिए ज्योग्राफी पढ़ने का एक सर्वाधिक अच्छा तरीका मैं बता देता हूँ आपको। आप मैप ले लीजिए और मैप को डेली पढ़िए। पर्वत श्रृंखलाओं का एक मैप ले लीजिए, एक भौगोलिक स्थिति का मैप ले लीजिए, कुछ एक मैप में आप जो लेकर खुद दर्ज कर दीजिए, जनजातीय आदिवासी समुदाय, पर्यटन स्थल, जनसंख्या, वन क्षेत्र, इन चीज़ों को आप वहाँ दर्ज करते चले जाइए। और जब आप वहाँ दर्ज करते चले जाएंगे और आप कंटिन्यूसली उनको पढ़ेंगे तो आपको याद करने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी, याद अपने आप रह जाएगा। याद करने की आवश्यकता नहीं होकर आपको क्या होगा, याद अपने आप रह जाएगा। चलिए कुछ और डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। गुजरात का सबसे ऊंचा शिखर क्या है? गिर पहाड़ियों में सरकाला शिखर है, गिर की पहाड़ी। और गिर की पहाड़ी में देखिए, गिर जंगल में गिर कैटेगरी की गाय आती है जिसका दूध सोना माना जाता है, उसके गिर प्रजाति के शेर पाए जाते हैं। गिर पहाड़ियों में सरकाला शिखर है जो 643 मीटर ऊंचा माना गया है। माना गया ना है। तो गुजरात का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? गिर पहाड़ियों में सरकाला शिखर। याद रखिए, गुजरात के चुनाव वैसे चल रहे हैं, गुजरात से क्वेश्चन कुछ ना कुछ पूछ लेता है। झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर पारसनाथ जो 1366 मीटर ऊंचा है। पारसनाथ है झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर। ठीक है, 1366 मीटर ऊंचा है। इसके बाद आप बात करते हैं महाराष्ट्र के सबसे ऊंचे शिखर की। महाराष्ट्र के सबसे ऊंचे शिखर का नाम है कलसुबाई। कौन सा? कलसुबाई। 1640 मीटर ऊंचा कलसुबाई जो महाराष्ट्र का सबसे ऊंचा शिखर है। मिजोरम पर आ जाइए। मिजोरम का सर्वाधिक ऊंचा शिखर, कई बार क्वेश्चन यहाँ से ब्लू माउंटेन के बारे में पूछा है। ब्लू माउंटेन किसका? मिजोरम का सब सर्वाधिक ऊंचा शिखर है और 2157 मीटर की इसकी ऊंचाई है। 2157 मीटर की इसकी ऊंचाई है। इसके बाद और पूर्वी भारत, देखिए मिजोरम और नागालैंड पूर्वी भारत है, गुजरात और महाराष्ट्र पश्चिम भारत है, और झारखंड मध्य भारत में आता है। नागालैंड पश्चिम बंगाल भी किस में आता है? पूर्वी भारत में। उत्तराखंड किस में आता है? उत्तरी भारत में। चलिए तो हम बात करते हैं नागालैंड। नागालैंड का सबसे ऊंचा शिखर, क्लियर है ना? पढ़ पा रहे हैं ना? आराम से नोट्स बना लीजिए, कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं, कोई ऐसी हेजिटेशन नहीं है। आप नोट्स बनाकर बारी बारी से लिखते रहिए। और आपको मैं थिंक प्रोसेस दे रहा हूँ, एसएससी जीडी के लिए थिंक प्रोसेस दे रहे हैं। इन 90 क्लासेज में डाटा के साथ साथ हम आपको थिंक प्रोसेस दे रहे हैं। आपको सोचना कैसे, कहाँ से क्वेश्चन पुट होता है, हमने ये सब चीज़ों को शामिल किया है। और अगली जो वीडियो आएगी भारत के भूगोल में, वो अगली जो वीडियो आएगी वो आएगी आपकी नदियों की, सहायक नदियों की, कुछ खनिज संपदाओं की, मिट्टी की, इनकी जो वीडियो है वो अगली आपको सौंप दी जाएगी। चलिए, तो नागालैंड का सबसे ऊंचा पर्वत आपने, ऊंचा शिखर आपने पढ़ा सरामती शिखर 3826 मीटर ऊंचा है। पश्चिम बंगाल का सबसे ऊंचा शिखर, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। और देखिए बंगाल का टाइगर आपको प्रसिद्ध है, और बंगाल का क्या टाइगर? टाइगर हिल ही इसका सबसे ऊंचा शिखर है। कहते हैं ना बंगाल का टाइगर, तो बंगाल का टाइगर कहाँ मिलता है? टाइगर हिल पर। तो बंगाल का टाइगर जो है सबसे ऊंचा शिखर है पश्चिम बंगाल का, जिसकी ऊंचाई है 2590 मीटर।
अब ये एक दिन के याद करने से आपको याद नहीं होंगी, एक दिन के याद करने से याद हो ही नहीं सकती। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा शिखर है नंदा देवी। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? नंदा देवी। तो हमने इन कुछ शिखरों के बारे में आपसे बात की, कुछ शिखर आपने पढ़े, कुछ शिखर आपने जाने। तो समझिए इन चीज़ों को कि आपने, अब आप एक बात का विशेष ध्यान रखिए। चलिए और देख लेते हैं आगे कुछ है कि नहीं। नहीं जी, आपका जो है आगे तो हो गया है पूरा। अब मैं आपको कुछ चीज़ें लिख देता हूँ बेटा, आप उस चीज़ को समझिए। देखिए ज्योग्राफी में स्टैटिक ज्योग्राफी का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है ज्योग्राफी में, इसलिए हमने आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है। और इसमें स्टैटिक जीएस से रिलेट क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो चलिए आने वाली वीडियो में आप स्टैटिक जीएस के लिए हमसे जुड़े रहिए। और आज की क्लास में इतना ही। एसएससी जीडी की 90 क्लास में जो हम आपसे वादा किया है उसकी लगातार श्रृंखला को लेकर हम आपके बीच में हाजिर हैं और सभी सब्जेक्ट्स को लेकर आपके बीच में हाजिर हैं। शाम को सीआईएसएफ बैच 75 क्लास बैच है जिसमें एमसीक्यू पैटर्न पर क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं। तो चलिए दोनों बैचों को देखना ना भूलें और कंटिन्यूसली एक एफर्ट के साथ आप हमारे साथ जुड़िए। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी। आप भारत में जाने, भारत में हिमालय से लेकर आपने सब चीज़ों को जाना। तो चलिए इन्हीं यादों के साथ, इन्हीं भूली बिछड़ी यादों के साथ आपको अपने आप को सहेटिए और अपना एक कंटिन्यूटी धारण कीजिए और आप एसएससी जीडी का सपना इन 90 क्लासों के साथ साथ पूरा कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।